प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये स्वर्ण काल जिस वजह से कहा जाता है, वो स्वर्ण काल वास्तव में देखा जाए तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश में एक शासक हुआ था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके काल में ही वस्तुतः देखें तो वह स्वर्ण काल आया था। कला साहित्य विज्ञान के संदर्भ में हम गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। तो वह समृद्धि इन क्षेत्रों में आया कहाँ, किसके समय में? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो काल है प्राचीन इतिहास में देखें तो एक गौरवमयी काल इसे कहा जा सकता, क्योंकि इसी काल में, इसी के शासन काल में कला साहित्य विज्ञान और प्रशासन में भी देखेंगे तो काफी विकास हुआ था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के जो बड़े पुत्र थे रामगुप्त, वो शासक बना, लेकिन वह कमजोर शासक था, तो उसी को मारकर उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त ने सिंहासन पर, सत्ता पर अधिकार किया। तो चंद्रगुप्त सेकेंड, इसका समय काल 376 से लेकर 415 ईस्वी के आसपास माना जाता है। देखो समय काल याद नहीं रखना होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम किस समय काल के बारे में हम देख रहे हैं। इससे हमें उन चीज़ों को समझने में, जिन चीज़ों को हम पढ़ेंगे वो आसान हो जाता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी उपाधि लिया था। जैसे कि हम जानते हैं कि मालवा का कोई शासक था 57 ईसा पूर्व में, जिसने विक्रम संवत चलाया और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया। उसी तरह से चंद्रगुप्त सेकेंड ने भी विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया। तो चंद्रगुप्त सेकेंड, इसके बारे में हमें अभिलेखों से और भी इनके नाम मिलता है। जैसे एक अभिलेख है सांची अभिलेख, सांची अभिलेख इसी के समय के हैं, सांची अभिलेख। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त का अन्य भी नाम मिलता है, जैसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री इत्यादि नाम मिलता है इसका, चंद्रगुप्त सेकेंड का। सांची अभिलेख से हमें ये नाम देखने को। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो द्वितीय था, उसके अन्य नाम भी हमें जानकारी मिलती। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में देखो तो इनको विरासत में एक विशाल साम्राज्य मिला हुआ था। समुद्रगुप्त एक बड़े भूभाग पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। अब चंद्रगुप्त के पास विजय के लिए कोई खास क्षेत्र बचा नहीं था। तो चंद्रगुप्त के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस विजित क्षेत्र को, जो उन्हें विरासत में मिला हुआ है, पुश्तैनी में मिला हुआ है, उसको बनाए रखना ही इनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसके लिए भी बहुत प्रयास किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए वैवाहिक संबंधों पर बल दिया। इसने कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उद्देश्य था राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। नागवंश का शासन मुख्य रूप से आज का उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में था, जैसे मथुरा, अहिछत्रपुर, पद्मावत, ये सब आज के उत्तर प्रदेश में आता है। इन क्षेत्रों में नागवंश का शासन। तो चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को शक्ति प्रदान करने के लिए इसने सबसे पहले नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा, कुबेर नागा से वैवाहिक संबंध स्थापित। नागवंश की राजकुमारी थी। बाद में इसी कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त का विवाह इसने वाकाटक वंश, वाकाटक वंश के साथ किया। कुबेर नागा से तो खुद इसने विवाह किया, फिर कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक वंश, तो गुप्तों के समकालीन एक और राजवंश वाकाटक। वाकाटक मूल रूप से देखा जाए तो ये गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र और महाराष्ट्र का कुछ,
वहां वाकाटक वंश का शासन था और वाकाटक वंश के ही शासक थे रुद्रसेन। रुद्रसेन द्वितीय से प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ। कहते हैं कि इस विवाह के कुछ समय पश्चात ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो जब इसकी मृत्यु हो गई रुद्रसेन द्वितीय की, तो इस समय प्रभावती गुप्त के दो पुत्र थे। प्रभावती गुप्त के दो अल्पवयस्क पुत्र थे, दामोदर गुप्त और दिवाकर गुप्त। दामोदर और दिवाकर जो कि अल्पवयस्क थे। तो फिर शासन कौन करेगा? तो इन दोनों बच्चों के संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश, वाकाटक क्षेत्र में शासन करने लगे। और थी कौन ये? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। और इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुप्तों का वाकाटक क्षेत्र पर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप। इसका मतलब यह हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वाकाटक क्षेत्र पर भी अपने पुत्री के बिहाफ में शासन किया। तो इससे उसको शक्ति प्रदान हुआ। इसके अलावा वैवाहिक संबंध में देखें तो एक और राजवंश का नाम आता है कदम्ब वंश। कदम्ब, इसके साथ भी, कदम्ब डायनेस्टी के साथ भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध स्थापित। यहां कदम्ब वंश की राजकुमारी के साथ इसने अपने पुत्र कुमारगुप्त की शादी करवा दिया, कुमारगुप्त का। तो इस तरह से देखें तो तीन राजवंश थे जिसके साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। पहला नागवंश, दूसरा है वाकाटक वंश और तीसरा है कदम्ब वंश। इन तीनों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान किया। प्रभावती गुप्त ये भी बहुत पढ़ी लिखी और शासिका के रूप में, देखो ये इनके संरक्षक के रूप में शासन कर रही। ये भी एक बहुत भी महत्वपूर्ण जानकारी की इस काल में महिलाएं भी शासन करने लगी थी, लेकिन संरक्षिका के रूप। प्रभावती गुप्त के बारे में हमें जानकारी इसके एक अभिलेख मिला है, पुनः ताम्रपत्र, पुनः कॉपर प्लेट से हमें प्रभावती गुप्त के बारे में और गुप्तों के बारे में काफी जानकारी मिलती। प्रभावती गुप्त का ही है पुनः ताम्रपत्र लेख। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सबसे पहले तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर खुद नागवंश की राजकुमारी से विवाह किया, वाकाटक वंश के राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह, और कदम्ब वंश के राजकुमारी के साथ अपने पुत्र का विवाह कर अपने साम्राज्य को शक्ति। तो वैवाहिक संबंध। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुछ युद्ध भी किए, जैसे हमें उदयगिरी गुहा लेख, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, अभिलेख है, पुरातात्विक साक्ष्य है, जिससे हमें चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। उदयगिरी गुहा लेख ये मध्य प्रदेश में। यह गुहा लेख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही सेनापति संधि विग्रह के दरबारी मंत्री हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य संधि विग्रह वीरसेन ने यह लेख लिखवाया है, और इस लेख से हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि इसने वाकाटक क्षेत्र पर भी वर्चस्व स्थापित कर लिया था। तो इसी क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में शकों का आधिपत्य अभी तक था। तो इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को परास्त किया था, ऐसा हमें जानकारी उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता। इसने शकों को परास्त किया था, और शक शासक था इस समय, शकों का अंतिम शासक रुद्रसेन थर्ड, जिसको चंद्रगुप्त सेकेंड ने परास्त किया। उदयगिरी गुहा लेख से पता चला। उदयगिरी में एक और अभिलेख मिला, उदयगिरी पर्वत लेख। इससे भी हमें, ये एक अलग लेख है, इससे भी हमें शकों पर विजय के बारे में जानकारी मिलती है। इसने शकों को परास्त किया था, और इस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने संभवतः विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया होगा इसी उपलक्ष्य में। जैसे कि मालवा के शासक ने शकों को परास्त किया था और विक्रमादित्य की उपाधि, उसी तरह से इसने भी। और इस उपलक्ष्य में शकों को जब इसको परास्त किया, तो इस उपलक्ष्य में इसने सकाडी की भी उपाधि ग्रहण किया था, सकाडी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और सकाडी
ये दोनों उपाधि शकों को परास्त करने के उपलक्ष्य में धारण किया। इसने चंद्रगुप्त तो शकों को भी परास्त किया। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हमें जानकारी, इनके विजयों के बारे में जानकारी मेहरौली लौह स्तंभ से भी जानकारी मिलती है। मेहरौली लौह स्तंभ, इससे भी हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। एक्चुअली में ये जो मेहरौली लौह स्तंभ लेख है, मेहरौली दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसी के पास ये मेहरौली का लौह स्तंभ, आयरन पिलर, जो इसी काल में बना है और आज तक वो वैसे ही खड़ा है। तो ये गुप्त काल के एक निर्माण कारीगरी का एक बहुत बेहतर नमूना है। तो इसी लौह स्तंभ में एक लेख मिलता है जिसमें चंद्र नामक शासक का उल्लेख है। सिर्फ चंद्र, चंद्रगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय नाम नहीं मिलता, चंद्र नाम का शासक का उल्लेख है। और इतिहासकारों में ये भी एक विवादित था कि भाई ये चंद्र कौन है। तो किसी ने कहा कि ये तो मौर्यों के चंद्रगुप्त मौर्य था, किसी ने कहा कि नहीं कोई क्षत्रिय राजा होगा। लेकिन अंततः इतिहासकारों में यह सहमति बनी है कि नहीं, ये जो चंद्र है ये गुप्तों का ही चंद्रगुप्त द्वितीय है। इस आधार पर तो देखो इसमें ये जो लेख है लौह स्तंभ लेख, यह लेख संस्कृत में है और ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि में उस रूप में लिखा हुआ है जिस रूप में गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। देखो ब्राह्मी लिपि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद शुरू हुआ था हमारे यहाँ जो पहला लिपि है ब्राह्मी लिपि। उसमें समय काल के हिसाब से अनुसार उस लिपि में काफी परिवर्तन आया है। तो गुप्त काल में जो ब्राह्मी लिपि है वो एक परिवर्तित स्वरूप है। तो गुप्तकालीन ही ये लिपि है। इस आधार पर इतिहासकारों ने इस चंद्र की समानता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से ही कर लिया है। अर्थात ये जो मेहरौली लौह स्तंभ में जो चंद्र नामक शासक का उल्लेख है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इसके बारे में हमें जानकारी यह मिलती है कि इस चंद्र नामक शासक ने अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वाहालिक प्रदेश पर विजय प्राप्त किया, वाहालिक प्रदेश, और बंग क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया, बंग क्षेत्र। इस अभिलेख में हमें 2 क्षेत्रों पर विजय का उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बाहलिक क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त किया और बंग। अब ये बाहलिक क्षेत्र कौन से हैं? तो बाहलिक क्षेत्र उधर पंजाब सिंध साइड में, सिंध के आसपास के क्षेत्र से इसकी समानता की गई है कि बाहलिक क्षेत्र मतलब सिंध वाला, सिंध के उधर आसपास, और बंग क्षेत्र अर्थात बंगाल। अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के समय तक देखें तो बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश के क्षेत्र भी इसके अधीन था। हमें वहां से भी कुमारगुप्त जो चंद्रगुप्त के बाद शासक बनते हैं उसके कुछ अभिलेख मिले जो आज ढाका के आसपास पड़ता है। इसका मतलब कि चंद्रगुप्त ने ही बंगाल को जीता, मतलब आज का बांग्लादेश वाला क्षेत्र भी पुनः भारत में। एक तो था, हमने देखा था गुप्तों मौर्यों के समय में देखा, फिर इस समय वापस भारतीय साम्राज्य में इस भी। तो इधर देखेंगे पूरब में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब, सिंध, सौराष्ट्र, मालवा क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र इस समय हम देखते हैं गुप्तों के अधीन। मतलब जिस प्रकार मौर्यों ने एक विशाल भूभाग पर शासन किया उसी प्रकार से देखें तो गुप्तों ने भी एक विशाल क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध के आधार पर साम्राज्य को सुदृढ़ किया और फिर युद्ध के माध्यम से, युद्ध में 3 देखते हैं, एक तो शकों को परास्त किया, दूसरा हम देखते हैं कि बाहलिक प्रदेश जो कि सिंध वाले क्षेत्र उसको भी परास्त किया, उसको भी जीता, और बंग क्षेत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजय अभियान किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि यह व्यक्तिगत रूप से इसने इतने बड़े साम्राज्य पर अधिकार किया, तो इसने, इनकी राजधानी तो पाटलिपुत्र था ही, इसी ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उस एक दूसरा भी राजधानी बनाया। पहले राजधानी पाटलिपुत्र क्योंकि बहुत विशाल क्षेत्र हो गया,
तो शासन में दिक्कत आ रही होगी, तो उसने दूसरा राजधानी भी बनाया। किसको? तो उज्जैन को दूसरा राजधानी बनाया। तो गुप्तों के समय में देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में देखेंगे तो गुप्तों की दो राजधानियां हैं, एक तो पाटलिपुत्र और दूसरा है उज्जैन। और इसी समय हम देखते हैं कि उज्जैन ज्ञान विज्ञान कला का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में भी उभरा। इसी समय से हमें उज्जैन के महाकाल मंदिर के बारे में भी जानकारी मिलती है विभिन्न स्रोतों से। इसने दो राजधानियां भी बनाई, पहला राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी है उज्जैन। क्योंकि पश्चिम क्षेत्र पर भी इसका वर्चस्व स्थापित हो गया, तो फिर कैसे उन पर नियंत्रण करें? राजनीतिक उद्देश्य से भी और सांस्कृतिक उद्देश्य से भी इसने उज्जैन को राजधानी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य देखेंगे तो धार्मिक रूप से यह बहुत ही सहिष्णु शासक था, बहुत ज्यादा ही सहिष्णु था। क्योंकि देखो, ये जो गुप्त राजा थे, ये गुप्त शासक जो हैं, ये वैष्णव धर्मावलंबी, ये वैष्णव धर्म की को मानने वाले थे। क्योंकि अधिकतर शासकों के जो अभिलेख मिले हैं, उसमें मुद्राएं जो मिली है, उसमें गरुड़ आकृति की मुद्राएं बहुत ज्यादा है। और गरुड़ किसका वाहन है आप जानते हैं? विष्णु जी का। तो मतलब ये वैष्णव धर्मावलंबी को में विश्वास रखते थे, वैष्णव धर्मावलंबी। वैष्णव मतलब व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये जो गुप्त शासक हैं वो वैष्णव थे, वैष्णव पंथ को मानते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी वैष्णव, परंतु अन्य धर्मों के साथ भी बहुत अच्छे व्यवहार करते थे, अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया, ऐसा हमें जानकारी मिलती। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही संधि विग्रह मतलब एक अधिकारी, एक मंत्री है। संधि विग्रह कौन से मंत्री होते थे इस काल में? तो युद्ध और संधि का मंत्री, अर्थात आज का हम विदेश मंत्री से इसकी तुलना कर सकते, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो ये कौन थे? तो वीरसेन संधि विग्रह के पद पर इस समय वीरसेन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और वीरसेन के उदयगिरी, वीरसेन ने उदयगिरी गुहा लेख लिखवाया है, उससे पता चलता है कि ये एक शैव धर्मावलंबी, शैव धर्म को मानते थे, ये शैव धर्म को मानने वाले थे, उदयगिरी लेख से वीरसेन। और वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रह, सिर्फ एक ही नहीं और भी कई, जैसे एक है वो सेनापति है चंद्रगुप्त द्वितीय के, आम्रकरदव। ये कौन है? सेनापति है चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये बौद्ध धर्मावलंबी है, ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। सांची से इसका एक अभिलेख मिला है जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा है, लेकिन ये खुद भी इसमें जानकारी देता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी हो और इसने बौद्ध धर्म के लिए काफी काम भी कर। तो सेनापति अलग धर्म के, संधि विग्रह अलग धर्म के, खुद राजा अलग धर्म के। इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य धार्मिक रूप से बहुत ही सहिष्णु राजा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये एक अच्छे शासक, धार्मिक रूप से सहिष्णु होने के साथ साथ ये विद्या के बहुत बड़े प्रेमी थे, विद्यानुरागी थे, ज्ञान विज्ञान में इनको काफी रुचि थी। विभिन्न साहित्यों में भी हमें यह जानकारी मिलती है कि विभिन्न साहित्यों से कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे। जैसे कि राजशेखर की पुस्तक है, राजशेखर प्राचीन काल के बहुत बड़े विद्वान हम देखेंगे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी काव्य मीमांसा, जिसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में काफी जानकारी है, उनके विद्वता के प्रति, उनका विद्वानों को संरक्षण देने के प्रति। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विद्या के बहुत बड़े प्रेमी थे। हमें काव्य मीमांसा प्रसिद्ध पुस्तक है, ये लेखक कौन है हम जानते हैं? राजशेखर। पूर्व मध्यकाल के बहुत बड़े विद्वान हैं ये राजशेखर। इन्होंने बहुत सारी पुस्तक, काव्य मीमांसा, विद्यासाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, बहुत सारी पुस्तक। इसमें काव्य मीमांसा जो इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक से हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन में इसने एक विद्वता परिषद की स्थापना किया था। विद्वता परिषद जो विद्वानों की परीक्षा आयोजित करता था। ये क्या करता था? विद्वानों की परीक्षा आयोजित करता है।
और इस परीक्षा में एक से एक विद्वान इस परीक्षा में शामिल होते थे, ऐसा काव्य मीमांसा कहता है। कहता है कि कालिदास खुद इस परीक्षा में शामिल हुए थे, भारवी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। ऐसे बहुत सारे विद्वानों का नाम वो इस पुस्तक में जिक्र करता है। तो उज्जैन विद्वानों का एक, इस समय हम देखें तो एक केंद्र बन गया था विद्वानों का। इसी आधार पर काव्य मीमांसा में उज्जैन के लिए कहा है कि ये उज्जैन जो है वो पृथ्वी का भूषण है, पृथ्वी का भूषण कहा है उज्जैन के लिए, कि उज्जैन को पृथ्वी का भूषण कहा है। किसने कहा, किसमें कहा है? काव्य मीमांसा में राजशेखर। मनुष्य का भूषण क्या है? उसका ज्ञान, उसका विद्वता, ना कि उसका वस्त्र, उसका जेवर। हालांकि आजकल अब इतने हम विकसित अवस्था में हैं, तब भी आज ज्यादातर लोग भूषण का मतलब समझते हैं वस्त्र, बाहरी आवरण, परंतु वो भूषण नहीं, भूषण है आपका ज्ञान, वही आपके वस्त्र हैं, वही आपकी जीवन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन को एक ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बना दिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हम जानते हैं, वो इतने विद्या के अनुरागी थे कि इसने अपने दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वानों को रखा था, जिसे हम नौ रत्न कहते हैं। 9 बड़े विद्वानों का एक समूह, 9 रत्न इनके दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में देखिए, उनके दरबार में काफी सारे विद्वान हैं। कालिदास, धन्वंतरी, बेताल, अमर सिंह, ऐसे कई विद्वान हैं।